साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोब अफेयर्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि न्यूज आई है, जो सवर्णों को यानी सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसे जो चुनौती दी गई थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कल 7 नवंबर को आ चुका है। उसी पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बाकी वो याचिका दायर की गई थी, किसके द्वारा याचिका दायर की गई थी, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं और इसके क्या मायने होंगे वो भी हम लोग आगे एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दें कि ये जो मुद्दा है, ये आने वाले 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानने और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को न्यूज पता ही होगा कि 10% जो आरक्षण दिया गया था सामान्य वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस, उस पर रिपोर्ट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बात है ईडब्ल्यूएस को लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों। उससे पहले आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस है क्या। ईडब्ल्यूएस है क्या, तो 2019 में सरकार एक कानून लेकर आई जिसके तहत गरीब सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाए, उसके विषय में सरकार एक कानून लेकर आई। उसे हम लोग ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं। उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और अभी कल ही फैसला आया है। 5 में से 3 जज जो थे उसके समर्थन में, 3 जज समर्थन में थे ईडब्ल्यूएस के और 2 जज खिलाफ थे ईडब्ल्यूएस के, लेकिन बहुमत 3 का था, इसलिए ईडब्ल्यूएस के समर्थन पे फैसला हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटे पर 3 सवालों को लेकर सुनवाई हुई। मतलब जो याचिका करता था उसका मूल 3 सवाल था, यानी बहस इन्हीं 3 चीजों पर हो रही थी। क्या उनमें, चलिए देखते हैं। क्या 103वें संविधान संशोधन से आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो ईडब्ल्यूएस कानून है, ये संविधान के 103वें यानी 103rd जो संशोधन था उसके जरिए इसको किया गया है। इसे आप याद कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। संविधान के संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को लाया गया था। संविधान के 103वें संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को लाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं किस मामले पर लेकर सुनवाई हो रही थी। तो मामला है कि संविधान के संशोधन से आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। मतलब कि किसी भी एक वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, क्योंकि इससे पहले जितना भी आरक्षण दिया जाता था वो जाति के नाम पे दिया जाता था। बट ये जो ईडब्ल्यूएस ये जाति के साथ आर्थिक आधार पर भी दिया जाने वाला एक आरक्षण है, तो इसके लिए इस पर सुनवाई हो रही थी। और दूसरा है, क्या 103वें संशोधन यानी ईडब्ल्यूएस से निजी स्कूल कॉलेजों में आरक्षण संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन है कि नहीं। हम लोग बात करें जो आरक्षण, तो आरक्षण सरकारी जगह पर, ये जो आरक्षण होता है, जैसे ओबीसी को दिया गया है, एससी एसटी को दिया गया है, तो ये जो आरक्षण होता है ये सरकारी क्षेत्रों में इसका वर्क होता है, जैसे सरकारी नौकरियों में या फिर सरकारी स्कूल कॉलेजों में। बट ये जो ईडब्ल्यूएस है, इसका जो यूज है वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी है, यानी प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी 10% का रखा गया है आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे के लोगों के लिए। ठीक है, तीसरा है, क्या ओबीसी एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। मेन जो मुख्य बहस है इसी पर है कि क्योंकि ये जो आरक्षण है ये मूलतः आधारित है आर्थिक स्थिति पर। तो यदि जो मेन याचिकाकर्ता कहना है कि यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति गरीब है तो वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाता है। क्या ओबीसी एससी एसटी के भी गरीब ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं या फिर क्यों नहीं आ सकते हैं। सरकार ने इसमें केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक कम पैसे कमाने वाले गरीब लोगों को रखा है।
यही पर कहना है ऐसे क्या करता है कि ओबीसी, एससी और एसटी के गरीब लोग इसमें क्यों नहीं आ सकते हैं। इसी पर मूल जो मुख्य बहस है इसी पर हो रही थी। आप लोग उससे पहले ये जान लीजिए कि संशोधन, जो संविधान संशोधन है वो क्या, उसे क्या कहते हैं। तो किसी कानून में जब बदलाव होता है और उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाती है, या फिर कोई नई चीज पूरी पूरी, देखिए जो संविधान, जो हमारा कानून होता है उसमें कोई हल्की सी बदलाव की जाती है, या फिर कोई ना कोई नई चीज पूरी तरीके से लाकर उसमें जोड़ी जाती है, तो उसे हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। यह काम संसद करती है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। और संविधान के 103वें संशोधन में संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया, जिससे ईडब्ल्यूएस को 10% तक का आरक्षण मिलने लगा। अब बात करें कि इस पे जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई में कौन कौन सी जजेस थे, कौन कौन सी पीठ थी। तो इस सुनवाई में जस्टिस बेला तिवारी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पारदीवाला, और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस यू ललित, वो भी इस सुनवाई में थे। इनका आज आखिरी इनका आज आखिरी कार्यकाल है। 7 नवंबर 7 नवंबर को इनका आखिरी कार्यकाल था। इनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया। अब जो नए चीफ जस्टिस है उनका अब परार्पण होगा। इनका आखिरी कार्यकाल 7 नवंबर को था। इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ये इस जो ये केस है उस पर फैसला दे रहे थे। ठीक है। इसमें से इस कानून के जो खिलाफ में ईडब्ल्यूएस के विपक्ष में चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट थे, जबकि जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ये जो कानून है इसके खिलाफ में थे, मतलब सॉरी इसके पक्ष में थे। अगर चीफ जस्टिस यू ललित इस कानून के चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट इस कानून के विरोध में थे, तथा जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस पारदीवाला इस जो कानून उसके समर्थन में थे। जिसकी वजह से, क्योंकि समर्थन वालों की संख्या ज्यादा थी 3 और विरोध करने वालों की संख्या कम थी 2, इसलिए समर्थन वालों की जीत हुई और ये जो कानून है ये आगे भी बना रहेगा। ठीक है। अब अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है या फिर अब इसको अगर नहीं मानना चाहते तो जो लोग याचिका करता है वो लोग और बड़ी पीठ में जाकर शिकायत कर सकते हैं, जहाँ पे 9 जजेस की बेंच या फिर 13 जजेस की बेंच, 11 जजेस की बेंच बैठ के इस पर निर्णय करेगी। बल्कि वो तो फ्यूचर की बात है। चलिए, तो आपको बता देते हैं कि किस जज का क्या मानना था। तो सबसे पहले आते हैं चीफ जस्टिस यू ललित। इन्होंने ईडब्ल्यूएस पे, जो इनके साथ थे जस्टिस भट्ट थे, उनके फैसले पर ही कहा कि उनका फैसला बहुत अच्छा है, या फिर उनकी जो मानना वही मेरा भी मानना है। चलिए तब जान लेते हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट क्या कहे थे। तो इन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर अलग रूप अपनाया गया है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है। इसका अर्थ, उनका कहने का ये मतलब था कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था उसके तहत हर व्यक्ति का समान अधिकार है। तो यहाँ पे भी हर जाति के लोगों को मौका मिलना चाहिए था, न कि केवल सामान्य वर्ग के लोगों को। ईडब्ल्यू कोटा संविधान के आधार ढांचा के तहत संविधान ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के आधारभूत ढांचा के तहत ठीक नहीं है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि आरक्षण का लिमिट पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। चलिए इससे पहले जान लेते हैं कि जो आरक्षण का लिमिट क्या होता है। आरक्षण का लिमिट, तो एक इंदिरा साहनी केस हुआ था, आपको पता होगा। इंदिरा साहनी केस में यह बताया गया जो आरक्षण है वो मैक्सिमम 50% तक हो सकता है और 50% मेरिट पर हो सकता है। यानी जो आरक्षण है वो अधिकतम सभी आरक्षण को मिलाकर केवल 50% ही आरक्षण होना चाहिए, बाकी 50% मेरिट पर होना चाहिए। यानी कंपटीशन में 50% होना चाहिए सभी के लिए जो, और 50% आरक्षण के लिए होना चाहिए। इनका कहना यह था कि जैसे ही हम शामिल कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस को, जो आरक्षण उभर के 60% हो जाता है, तो इसलिए भी ये ठीक नहीं है, उनका ये कहना था। और उनका ये भी कहना था कि अगर ठीक है, अगर मिल भी रहा है तो ये सभी जातियों को लोगों को मिलना चाहिए, न कि केवल सामान्य वर्ग के लोगों को। ये दो लोग इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं थे, इस कानून के, ईडब्ल्यूएस के। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट लोग क्या कहना है।
तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार को उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तक सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिमित नहीं है। उनका कहना था कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला जो आरक्षण है उससे संविधान की किसी भी जो समानता का अधिकार दिया गया सभी को, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। अब जहां तक बात है कि तय सीमा 50% तक ही आरक्षण मिलता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस एक बार कहा गया, उसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट जस्टिस जो बेला त्रिवेदी थी, उन्होंने भी यही कहा कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सहमत हूँ कि वही मतलब 50% तक का कोई सीमा नहीं बना हुआ है कि 50% ही होगा आरक्षण, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ने कहा इसी किसी भी तरह की पक्षपात के रूप में न देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ये केवल गरीब लोगों कमजोर लोग को मदद पहुंचाने का एक तरीका है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जस्टिस पादरीवाला ने कहा इनकी जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी। इन्होंने समर्थन तो किया बट इन्होंने इसके साथ कुछ बहुत सारी नई चीजों को भी ऐड किया अपने इसमें। नेक्स्ट है जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी सहमत होते समय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की अंत है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रखना चाहिए। इनका ये कहना है कि आरक्षण जो है वो ठीक है, अभी तो है, बट हमें कुछ ऐसे फैसले अब लेने होंगे जिससे कि हम धीरे धीरे इन आरक्षणों को खत्म कर सके। इनका साफ साफ कहना था कि ये अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता, यानी बहुत ज्यादा समय तक जारी नहीं रह सकता। जो आरक्षण है मूलतः आरक्षण क्यों लाया गया, अगर हम बात करें आरक्षण की तो मूलतः आरक्षण क्या है? आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जो लोग सक्षम नहीं थे या फिर जिनका वो तबका नहीं था, उनका वो दर्जा नहीं था, जिनका वो लेवल नहीं था, उस लेवल को जो लेवल पे नहीं था उसको लेवल पे लाने के लिए ही आरक्षण को 70 साल पहले शुरुआत किया गया था। आरक्षण को जो लोग असमान है, मतलब हमारे जो सामाजिक समानता है वो ऊपर नीचे है, ठीक है, तो जो निचले लोग थे, जो निचले तबके से आते थे, उनको भी सभी लोगों को समान करने के लिए ही आरक्षण लाया गया था। तो अब वो लगभग धीरे धीरे हो भी रहा है, तो क्या करना था कि अब धीरे हम लोग को ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे हम धीरे इसको खत्म भी कर सके, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए 7 दशक पहले शुरू किया गया था, डेवलपमेंट और एजुकेशन की खाई को कम करने के लिए, और इसने ये काम बहुत बखूबी किया, यही कहना था। और बाकी ये जो तीनों जजेस थे ये इस कानून के समर्थन में थे ईडब्ल्यूएस के, इसलिए ईडब्ल्यूएस को पास कर दिया गया। अब ये आगे भी कानून रहेगा, क्योंकि 2 लोगों का मना करना था और 3 लोगों का हाँ करना था, तो जब 3 लोग हाँ कर देंगे तो वो कानून अपने आप ही मानने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस आरक्षण आखिर है क्या, जिस पर इतनी बवाल हो रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आखिर है क्या, आपको बता दें 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस पर ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। भले ही पार्टियां खुल के ना कह रही हो, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए तो ठीक है, बट जो अनदर कास्ट के SC ST OBC उनको इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस जो हमारा एक्ट है या फिर ये जो कानून है इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से 2024 के चुनाव में इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस है क्या, तो देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहकारी नौकरी एवं लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसके तहत केवल जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को ही आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक विकास सेक्शन कानून जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी नौकरी से लेकर जो स्कूल शिक्षण संस्था यूनिवर्सिटी कॉलेज में 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, किसे, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को। इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि ये किसको मिलता है, जो SC ST या OBC नहीं है। SC ST या OBC आप अगर आपको ईडब्ल्यूएस लेना है तो आप SC ST या OBC नहीं होने चाहिए, यानी आप केवल जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके घर की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपके घर की सालाना आमदनी कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है गांव है तो जिनके पास 5 एकड़ से कम की खेती है, यदि आपके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है और 1000 गज से कम का मकान है तो आपको ईडब्ल्यूएस में शामिल किया जाएगा। यदि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है आपके घर में और 1000 गज से ज्यादा का मकान है तो आपको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाएगा। या फिर जिस परिवार के पास, अगर आप शहर में रहते हैं
तो नगर निगम में अगर आप आते हैं तो अगर आपका घर 100 वर्ग गज का है, 100 वर्ग गज का है, तो आप इसमें शामिल किए जाएंगे। और अधिसूचित नगर निगम में 200 वर्ग गज का आपका घर है तो अब इसमें शामिल किए जाएंगे। अगर आपके पास उससे ज्यादा की संपत्ति है तो आप ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं ये कानून कब पास हुआ था, कैसे पास हुआ था। क्या उस समय इस पर कोई रोक नहीं लगाई या फिर विपक्ष वालों ने उस समय हंगामा नहीं किया? तो मैंने क्या बताया कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें दोनों पक्षों को खुश रखता है, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हो चाहे एससी एसटी और बीसी वर्ग के लोग हो, दोनों लोगों को खुश रखना है। तो वही यहाँ इस कानून को लेकर सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई कि जहां पर संसद में बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी, उस समय लगभग मैं कहूंगा सारे विपक्ष के नेता गायब हो गए थे। कुछ कुछ छोड़ दिया जाए तो वो इस मामले पर बात ही नहीं करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ एससी एसटी और बीसी के लोगों को, कि उनका वोट बैंक है। नेता किसी पीछे भागते हैं, वोट बैंक के पीछे। उनको वोट लेना जनरल से भी, एससी एसटी और बीसी से भी। वहां पे संसद में बहस न करके जनरल कैटेगरी वालों को खुश कर दिया, और संसद में न जाकर इस कानून के लिए एससी एसटी ओबीसी वालों को खुश कर दिया। मतलब दोनों तरीके से खुश कर दिया, और घाटा किसको गया? एससी एसटी ओबीसी वालों को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं। 8 जनवरी 2019 को रात में लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 मत डाले गए। समझ लीजिए, 545 लोगों में से, टोटल 545 लोगों में से जो 323 लोग थे सत्तारूढ़ पार्टी के, वो इस कानून का समर्थन किए। और विपक्ष के केवल 3 लोग ऐसे थे, विपक्ष के केवल 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कानून का जो मतलब इसके नेगेटिव में वोट डाला। और नेट बचे हुए लोगों ने, ये जितना आप ब्लू देख रहे होंगे 200 कुछ लोग थे, इतने लोग अनुपस्थित थे। लगभग सारा विपक्ष अनुपस्थित था उस दिन। बात करें जो खिलाफ वोट डाल गया, तो एक डीएमके पार्टी है, कुछ लेफ्ट पार्टी और आरजेडी। इन तीनों पार्टियों ने अपना अपना जो इन पार्टियों के सांसद थे 3, उन्होंने इस मत के विरोध में डाला, और बाकी सारे विपक्ष के लोग गायब थे। उनका सीधा सा एजेंडा था वोट बैंक। वोट बैंक के चक्कर में इस कानून के ऊपर कोई बहस ही नहीं हो पाया हमारे पार्लियामेंट में। अब बात करते हैं, ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब आते हैं राज्यसभा में। बस सेम स्थिति थी राज्यसभा में भी। राज्यसभा में ये बिल 10 जनवरी 2019 को पारित हुआ, जिसमें 165 सांसदों ने बिल के पक्ष में तथा 7 सांसदों ने बिल के विरोध में अपना वोट दिया। यहाँ पे भी केवल 163 सांसद थे, इन्होंने इसके समर्थन में वोट किया। बाकी 7 लोग थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया। बाकी बचे लोग टोटल 245 लोगों में से जो बाकी बचे लोग थे, वो लोग फिर यहाँ फिर वही काम हुआ, गायब थे। इस तरह ये जो कानून में इसे लाया गया। बाय कानून ठीक है, कोई भी कानून बनता है अगर आश्रय संबंधित बन रहा है तो वो निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर लाने का काम करता है, उनको बराबरी पर लाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन बहस होनी चाहिए किसी चीज को लेकर पार्लियामेंट में। जैसे इस कानून को पास करते समय अधिकतर लोग गायब रहे, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं ये केस कैसे हुआ। तो फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में 5 छात्रों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की कि उन्होंने कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस जो गरीबों के लिए बना हुआ है, इसका मेन मुद्दा है ये जो आरक्षण, ये आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के दिया गया, न कि जातिगत। तो इस ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी और बीसी को बाहर क्यों किया गया, इसी के ऊपर ये पूरी बहस चल रही थी, जिस पर कि आज फैसला भी हो गया। अब बात करते हैं रिजर्वेशन स्ट्रक्चर जो 50% कहा जा रहा था उसके ऊपर। तो टोटल इस समय इंडिया में मिलाकर टोटल जो आरक्षण दिया जाता है वो 59.5 अप्रोक्सीमेटली 60% आरक्षण। यानी कि अगर कोई भी 100 सीट है तो 100 सीटों पर 60 तो आरक्षण पे ही चले जाएंगे। मेरिट के लिए केवल बच जाता है 40 सीट।
टोटल इस समय ईडब्ल्यूएस को फिर से लाने के बाद इस पर आगे मंजूरी देने के बाद टोटल जो हमारा आरक्षण का जो परसेंट है वो फिर से बढ़ के 60% हो गया है, जिससे कि हम लोग 60% आरक्षण दे रहे हैं, जिसमें कि एसटी को 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% हम लोग आरक्षण दे रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को ये सब बातें अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।